किसी ने बहुत खूबसूरत 2 लाइनें लिखी हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, चाहे हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि एक इनसाइट होगा, एक ओवरलुक होगा हमारे आने वाले सीरीज़ का, जिसमें कि हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडाइवल हिस्ट्री और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ए टू जेड कवर करेंगे। एसएससी डिफेंस रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर सेपरेटली यूपीएससी और फिर अलग-अलग स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले। बहुत सारे लोग डायरेक्टली हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से वो अप्रोच बहुत गलत है। एक अच्छा तरीका पता होना चाहिए, एक अच्छा अप्रोच मालूम होना चाहिए, जिसके तहत हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें कुछ बहुत सारे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में मैं उन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो हिस्ट्री है वो कैसे अलग है एज़ कम्पेयर टू एसएससी रेलवेज डिफेंस की हिस्ट्री से। उसके बाद फिर हम देखेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे अलग हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि प्री में ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव होते हैं, वो तो है ही, अप्रोच अलग कैसे होता है क्वेश्चंस का उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर आएंगे कि हिस्ट्री को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसे मैं हिस्ट्री के एक छोटे से सेगमेंट से एग्जाम्पल के तौर पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि वो मेथड बेस्ट क्यों होता है। उसके बाद आएंगे, देखेंगे कि हिस्ट्री का जो नोट्स है किसी और से लेके पढ़ना आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ये एक्चुअली में हेल्पफुल है भी या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चारों तरफ सुनते रहता हूँ कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में देखेंगे एक टाइम स्केल के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, बट कुछ लोग हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन रहता है, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो हिस्ट्री है वो कैसे अलग है। सी एसएससी डिफेंस रेलवेज में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, बस फैक्ट्स के बेस पे होते हैं, आपको याद है तो दैट्स इट। वैसा एसएससी रेलवेज में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, कौन सा बैटल कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ है, किसके द्वारा बनाया गया, बस एकदम ऐसे सवाल होते हैं। डिफेंस में थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं, वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे कोई मतलब कोई ऐसा ले लो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, चौरी चौरा कांड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऐसे 3-4 इवेंट्स दे देंगे और बोलेंगे इनको सही क्रम में सजाओ जिस प्रकार ये घटे थे। तो सही क्रोनोलॉजी में आपको सजाना होता है। तो डिफेंस वगैरह में सवाल ऐसे होते हैं। यूपीएससी और पीसीएस में भी सवाल ऐसे ही आते हैं। ये क्रोनोलॉजी वाले पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी सवाल ऐसे ही होते हैं, बस थोड़े से ज़्यादा डिटेल में जाके पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस हैं वो कैसे अलग होते हैं मेंस के कंपैरिजन में। सिर्फ मेंस में तो सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, प्री में आपको लिखना नहीं पड़ता, बट फिर भी अप्रोच भी थोड़ा बहुत अलग होता है। हालांकि आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक साथ ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट अप्रोच बहुत अलग होता है चीज़ों को समझने का। प्री के लिए जब पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में एकदम प्री जब सामने आ जाता है तो सिर्फ प्री की जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें क्या है, ज़्यादातर फैक्ट्स बेस्ड जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ती है। सवाल ऐसे ही आते हैं प्री में, जैसे कि डिफेंस में मैंने बोला था कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ, तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चंस बहुत डिटेल्ड होंगे, बहुत छोटे छोटे। जैसे कि किसी ने किताब लिखी है नील दर्पण, तो वो कब लिखी गई थी, परमानेंट सेटलमेंट आया था तो कब आया, तो ऐसे करके 3-4, ये सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ, तो ऐसे 3-4 इवेंट्स, छोटे छोटे डिटेल्ड इवेंट्स दिए जाएंगे। हालांकि छोटे नहीं है बट बहुत बड़े नहीं है एज कम्पेयर टू लाइक बैटल ऑफ पलासी या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उनके कंपैरिजन में बहुत माइन्यूट डिटेल से भी पूछ सकते हैं और उनको सही ऑर्डर में सजाने दिया जाता है। अब ये क्रोनोलॉजी वाली बात मैं क्यों कर रहा बार बार, क्योंकि यूपीएससी के लास्ट 6-7 साल के पेपर से और यूपी के जो पीसीएस पेपर है, फिर बिहार का जो पीसीएस पेपर है, इनमें मैंने पिछले 6-7 साल से नोटिस करा है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले क्वेश्चन है
वो मतलब आते ही आते हैं 6-7 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 6-7 साल से 2-3 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आते ही आते हैं, ऐसा मस्ट है। अब ज़्यादातर मॉडर्न से होते हैं, 1-2 एंशिएंट और मिडाइवल से भी मिक्स हो सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन बहुत अलग होता है, यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्स बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल पूछ दिया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो कैसे अलग था, क्या था, एज फार एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न, उस पर चर्चा करो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला मूवमेंट था जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम फाइट में, तो इस पे फोकस डालें या इस पे डिस्कस करें, एनालाइज करें, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपको टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए। अब आते हैं बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजिंग हिस्ट्री क्या है। सबसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी के मन में सवाल आता है कि इतने सारे डेट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, कैसे याद करने का है सभी। तो इस पे क्या होगा, अभी देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट उठा के एज एन एग्जांपल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताने का ट्राई करूंगा कि ये मेथड बेस्ट क्यों होता है। इसे हम टाइमलाइन मेथड बोलते हैं। सी, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आने वाले टाइम पता चल जाएगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। एक तरफ ब्रिटेन थे अपने एलिस के साथ, यूएसए था, फ्रांस था, और एक तरफ जर्मनी थी अपने एलिस के साथ, जिसमें कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर थे वगैरह। डिटेल में नहीं आने का, बस आपको एग्जाम्पल समझना है। तो 1918 में क्या था उस समय के टाइम पे, ये इस दौरान ब्रिटेन को आर्मी चाहिए थी ये लड़ाई करने के लिए, तो इंडिया का सपोर्ट उसमें ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने गांधी जी जैसे लीडर से अनुरोध किया कि आप हमारा सपोर्ट करो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी एक बार तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, फ्रीडम दे देंगे। तो ऐसा ही हुआ, इंडिया ने सपोर्ट भी करा, बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ से गए थे लड़ाई लड़ने, आपको पता है शहीद हो गए। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब ब्रिटेन का एक्चुअल में इरादा कभी था नहीं आज़ादी देने का, तो उन्होंने फिर अपना असली रंग दिखाया, बोला कि हम नहीं ऐसे फ्रीडम दे रहे। तो गांधी जी समेत सारे लीडर बहुत गुस्सा आ गए। अब उन्हें पता था कि ये जो जनता गुस्सा आ गई, इनका आक्रोश का सामना हमें करना पड़ सकता है, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में ही अगले साल रावलेट एक्ट ले आया। रावलेट एक्ट के तहत उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास भी, किसी भारतीय के पास भी अगर कोई हथियार पाया जाता है तो उसे हम गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में डाल देंगे और इसे जुडिशरी के सामने पेश नहीं किया जाएगा। आपको पता है आज के टाइम पे अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसे हम जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अमूमन तौर पे हम ले जाते हैं, यानी कि पुलिस ले जाती है, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली में इसे जेल में रखा जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि पुलिस का काम है जो संदिग्ध से गिरफ्तार करना, ये दोषी है या नहीं इसका करार सिर्फ ये डिसाइड सिर्फ जुडिशरी ही कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मस्ट है, पर रावलेट एक्ट ने उस अधिकार को छीन लिया था लोगों से। तो एक तरीके से राइट, मतलब जो राइट टू फ्रीडम है उस पे ही आँच आ गई थी कि भैया ऐसे पुलिस तो गिरफ्तार करके लेके चले जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा जुडिशरी को कि कोई बंदा कैसा है, मतलब गलत केस में फंसा है या सही है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने फिर इसी साल तुरंत रावलेट सत्याग्रह भी निकाला, और इसी रावलेट एक्ट के तहत ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 पर्सनालिटी थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तारी के विद्रोह में बहुत सारे लोग 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग में जमा हुए थे बैसाखी के दिन, कि ये रावलेट एक्ट को वापस लो और क्यों गिरफ्तार किया उन्हें, ऐसा करके। तो आपको पता है इसी टाइम पे जनरल ओ डायर उसने गोली चलवा दी थी, तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। तो 1919 में जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, गांधी जी समेत सारे लीडर्स और भी बहुत गुस्सा आ गए, उन्हें लगा अब हाई टाइम आ चुका है कि हमें कुछ करना चाहिए। और तभी उन्होंने इसके बाद ही तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शुरुआत किया, जो कि 2 साल चलेगा। नॉन कॉपरेशन यानी क्या, सहयोग आंदोलन। अभी क्या हुआ था 1905 में, एक इंसिडेंट है जिसके बारे में आपको पता होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, जब बेसिकली जो बांग्लादेश का शुरुआत है, हम देखेंगे इसके बारे में बाद में। तो इसमें जो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है बहुत हद तक टूट गई थी। तो गांधी जी को लगा कि ये सही मौका है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को अभी वापस से सॉलिडिफाई करने का। तो 1920 में उन्होंने क्या किया, अभी हुआ यूँ था कि 1918 में जब जर्मनी हार गई थी, ब्रिटेन जीत गया था, तो जर्मनी की तरफ अभी मैंने बताया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर आज के टर्की वाले इलाके में रूल करती थी। टर्की पता है मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है। तो जब हार गई तो ब्रिटेन जब जीत गया तो उन्होंने बोला कि भैया जो टर्की का जो खलीफा हुआ करता था उसमें, उसे हम आज से कोई तवज्जो नहीं देंगे, और हम मतलब एक तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया समझो। तो
इस बात से दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा क्रोधित थे ब्रिटेन के ऊपर। तो उन्होंने इसी के लिए ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट चालू किया 1920 में ही। तो गांधी जी को लगा जो ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो चोट खाई थी या कमज़ोर हुई थी, उसे सॉलिडिफाई करने का मौका आ गया है, अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दे तो ऐसे ही करके फिर 1920 में ये जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिक्स होके नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बन गया। ठीक है, और ये जाके फाइनली 1922 में खत्म हुआ। तो क्यों खत्म हुआ? तो 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा बोल के एक गांव है यूपी में, जहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसकी गिरफ्तारी के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, तो उनके खिलाफ भी लाठीचार्ज वगैरह कर दिया गया पुलिस वालों के द्वारा। तो लोग क्रोधित हो गए और पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन को ही फूंक दिया, आग लगा दिया। तो गांधी जी गुस्सा गए, क्योंकि उनको पसंद नहीं था ये अहिंसा और नॉन वायलेंस के अलावा दूसरे मेथड पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, उन्हें वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो गुस्सा आ गया, बोले कि तुम इंडियन सभी, मतलब तुम क्या, मतलब गांधी जी भी इंडियंस थे ऑब्वियसली, बोले कि हम इंडियन सभी मैच्योर नहीं है कि हम एक नॉन वायलेंस से एक मूवमेंट को अंजाम दे सके। और वो गुस्सा के चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तो अब देखो ये टाइमलाइन अगर आपको पता चल गया, तो 1914 से लेके ये रावलेट एक्ट, रावलेट सत्याग्रह एक्ट, फिर जालियांवाला बाग एक्ट, ये जालियांवाला बाग ट्रेजिडी, फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट, आपको ए टू जेड आपको याद हो जाएगा, कभी डेट में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो ये टाइमलाइन वाला मेथड बेस्ट है और हम पूरा हिस्ट्री इसी टाइमलाइन मेथड पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हालांकि शुरुआती में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट वो बार बार रट के बार बार भूल जाने से फ़ायदा है ना, कि एक बार सिंगल टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर दो और फिर इसके एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे आपको, नो डाउट। तो ये बेस्ट अप्रोच है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि हाउ हेल्पफुल इज स्टडिंग फ्रॉम अदर्स नोट। बिल्कुल, दूसरों के नोट से पढ़ना आपके लिए कितना मददगार हो सकता है या मददगार होगा भी कि नहीं, उससे बात करेंगे। तो होता ऐसा है कि मेरे हिसाब से आपको दूसरे के नोट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे ने जो नोट्स बनाया है वो अपने इंटेलेक्ट लेवल पे बनाया है, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से बनाया है, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है कि आपको रावलेट एक्ट या जालियांवाला बाग और ये सब चीज़ें बहुत आसान लग रही हों, तो या बहुत टफ लग रही हो, तो आप इसके बारे में हर चीज़ डिटेल में लिखेंगे, पर उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो तो बस वो छोटा छोटा सा पॉइंट लिख के बना के आगे चला जाएगा। तो फिर आपको वो चीज़ें डिटेल में कभी नहीं पता चलेंगी अगर आप बिना बुक से पढ़े सिर्फ उसके नोट से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से किसी का नोट्स से पढ़ना से ज़्यादा बेटर है कोई बुक पढ़ लो, एक बार टाइम लगेगा, या फिर कोई वीडियो देख लो। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मेरे वीडियो नहीं देखने कोई नहीं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, अगर कहीं पे सीक्वेंस में मिलता है ए टू जेड तो वहाँ से जाके देख लो, बट अपने से ही करो, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं तो मैं पूरा वीडियो ला रहा हूँ, सारे पूरा हिस्ट्री का वीडियो ला रहा हूँ, टाइम लगेगा, तो लेट्स सी, बट मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी करने का। तो दूसरे के नोट्स मेरे लिए मेरे तरफ से नो है, बिल्कुल। अब आते हैं लास्ट में टाइम स्केल। टाइम स्केल क्या है? सी, ये आप देखते होंगे, ये ए डी बी सी ऐसा सुनते हैं बहुत, है ना, इस पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? ए डी बी सी तो जो सबको पता है, बट उसके बाद आप सी ई देखते होंगे कहीं कहीं, बी सी देखते हैं, एन सी आर टी बुक, एन सी आर टी के बुक्स में ये लैंग्वेज यूज़ किया गया, कहीं बी पी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सी, पहली चीज़ तो आप जानो, मैं एक टाइम स्केल बनाता हूँ। पहली चीज़ तो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से, आज हम कहाँ हैं? 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में ना, आज से कितना साल पहले, वो है बीपी। ठीक है, बीसी है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम। एडी है एनो डोमिनी बोलते हैं, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान के टाइम का है, मतलब कि बीसी के बाद। जैसे कि मान लो ये हम अभी 21वीं शताब्दी में हैं, आज से 2100 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मान लो, नहीं ये फैक्ट है, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के पहले का टाइम को हम लोग बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के 100 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 100 साल पहले, तो ये कहलाएगा 100 बीसी। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 100 साल बाद कहलाएगा 100 एडी। ठीक है, तो ये 100 बीसी जो है,
वो हमसे यानी कि अभी से कितना पहले है, तो अभी से भैया देखो ये एक्चुअली में 2200 साल पहले, क्योंकि 2100 साल तो यही हो गया जीसस क्राइस्ट का जन्म, और यहाँ से फिर 100 साल और है, तो 2200 साल हो गया। तो अगर हम 100 बीसी को बीपी में लिखेंगे तो ये 2200 हो जाएगा, सॉरी 2200 बीपी, यानी कि आज से 2200 साल पहले। ठीक है, आई होप ये बहुत इजी है। तो बीसी हो गया। अब बीसी को ही बीसीई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडी को सीई बोलते हैं। एडी एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन सिर्फ जीसस के बारे में हम क्यों बात करेंगे? सिर्फ क्रिश्चियनिटी तो नहीं, हिंदुइज्म भी थी, मुस्लिम भी थे, सभी का था। तो इसलिए ये कम्युनल एंगल को या सॉरी रिलीजियस एंगल को हटाने के लिए सीई यानी कि कॉमन एरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मतलब बस कॉमन सभी के लिए जो है। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम यानी कि जो एडी के नाम से जानते थे आप, हम लोग 21st सेंचुरी एडी लिखते हैं, तो ये 21st सेंचुरी एडी की जगह 21st सेंचुरी सीई भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉमन एरा। और ये है बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू बीसी और एडी इक्वल्स टू सीई। ठीक है, और बीपी हो गया मतलब आज से कितना साल पहले, बस सीधा सा बात है। तो ऐसा होता है एडी और बीसी का कंसेप्ट। अब ये दिख रहा होगा ये भैया, जब लोग ऐसे नंगे पुंगे घूमते थे, बोले तो सिविलाइज्ड में नहीं रह रहे थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, स्टोन एज वाली बात सिंपल सी। बेसिकली समझ लो आज से 7000 साल पहले, उसके पहले का बात है, 7000 साल पहले आज से पहली बार एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिले थे। तो उसके पहले का टाइम समझ लो ऐसा। ठीक है, और आज से ये बीसी उसी नहीं है, ये बीपी है, यानी कि आज से 7000 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ। उसके बाद 4700 साल पहले, आज से बीपी यानी कि आज से 4700 साल पहले फर्स्ट टाइम कोई सिविलाइजेशन का पता चला हमें, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4700 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगर इसे 4700 साल पहले को हम बीसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना होगा? तो हमें चाहिए 4700 साल पहले आज से, तो देखो 2100 साल पहले तो यही हो गया जीसस क्राइस्ट का जन्म, तो 2100 साल पहले आए हम यहाँ पे, ये 0 बीसी एकदम। ठीक है, अब यहाँ से अपने 4700 साल जाना है, यानी कि 2100 हम चलाए तो 2600 साल और जाएंगे, तो 4700 साल हो जाएगा, तो 2600 साल और जाएंगे, तो ये 2600 बीसी कहलाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी में बोल सकते हैं रफली, ये एस्टिमेटेड है, ये अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। पहली बात बता दूं, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हो सकता है आप डिसएग्री करें कि नहीं अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को नहीं हराया था, राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को हरा दिया, तो बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर जगह पे हम उन्हीं फैक्ट्स पे टिकेंगे जो एनसीईआरटी बताती है, क्योंकि वही गवर्नमेंट का ऑथोराइज डेटा है। अब बहुत अलग अलग हिस्टोरियंस के बहुत अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, तो सब पे नहीं जाएंगे, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं उन्हीं पे आएंगे। ठीक है, तो ये 2600 बीसी से हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, फिर बीच में फिर कैसे ऋग्वेदिक टाइम आया, फिर लेटर वैदिक टाइम आया, फिर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, फिर एडी आ गया। ठीक है, ऐसा करके हम सब डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में होने वाला है, जहाँ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे, फिर मौर्यन सिविलाइजेशन आएंगे, मौर्यन एम्पायर आएंगे, गुप्ता एम्पायर वगैरह सारे एम्पायर्स के बारे में आएंगे, और फिर वो फॉरेन अटैक्स जो हैं उन पे भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंशिएंट के बाद मिडिवल होगा, फिर मॉडर्न होगा। शुरू में हम लोग एसएससी और यूपीएससी और पीएससी के हिसाब से, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी के हिसाब से बेसिक जो आउटलाइन चाहिए या बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए वो देखेंगे। और ये जो उनके लिए जो बेसिक बैकग्राउंड होगा वो एसएससी और डिफेंस और रेलवे के लिए फुल कोर्स होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। तो तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेसिकली, ताकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे टू बी ऑनेस्ट, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है किसी भी वीडियो बनाने वाले को। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए जुड़े रहें। मैं अगले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।